स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बायोलॉजी फॉर यू में। आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी के बचे हुए ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। ये सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। आने वाली परीक्षाओं में भी प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे, लेकिन प्रश्न पूछने का तरीका अलग होगा। तो चलिए प्रश्न को शुरू करें। एबीओ रक्त समूह प्रणाली किसके कारण है? तो जो इनमें से एबीओ ब्लड ग्रुप है वो बहुविकल्पता को दर्शाता है। बहुविकल्पता में क्या होता है, तो जब कोई एक जीन दो या दो से अधिक लक्षण को प्रदर्शित करता है तो इसी को बहुविकल्पता कहा जाता है। और मनुष्य का ब्लड ग्रुप का निर्धारण आई जीन के द्वारा होता है। ये अकेले आई जीन 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करता है। ब्लड ग्रुप ए, बी, ए, बी और ओ। तो एक जीन होकर 4 अलग-अलग ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन कर रहा है, यानी लक्षण ज़्यादा प्रदर्शित कर रहा है, तो इसको बहुविकल्पता कहा जाता है। और यहाँ से ब्लड ग्रुप एबी से याद रखना है, यह सहप्रभाविता को दर्शाता है। और एबी को सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है, जबकि ब्लड ग्रुप ओ को सर्वदाता कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। कॉपर टी, एलएनजी 20 और कॉपर 7 निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ये तीनों अंतःगर्भाशय युक्ति यानी कि आईयूडी है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। कॉपर टी और कॉपर 7 ये दोनों कॉपर आयन को रिलीज करते हैं, जिसके द्वारा स्पर्म डेथ कर जाता है और निषेचन की घटना नहीं हो पाती है। जबकि एलएनजी 20 हार्मोन को रिलीज करता है और ये भी स्पर्म को ओवम से मिलने से रोकता है। सरोगेट मदर के फैलोपियन ट्यूब में डोनर के डिम्ब का स्थानांतरण क्या कहलाता है? डोनर के डिम्ब, डिम्ब यानी कि ओवम। ओवम एक प्रकार का गैमीट है। जब गैमीट का हम ट्रांसफर फैलोपियन ट्यूब के अंदर करते हैं तो इसको गिफ्ट कहा जाता है, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। और जब जाइगोट बनाकर फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर किया जाता है तो इसको जिफ्ट कहा जाता है, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। आगे बढ़ते हैं। प्यूरिन में कितने चक्र होते हैं? तो जो प्यूरिन क्षार होते हैं उसमें 2 चक्र होते हैं और पायरिमिडीन क्षार में 1 चक्र होते हैं। एडेनिन और गुआनिन को प्यूरिन का क्षार बोलते हैं। साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल को पायरामिडीन का क्षार कहते हैं। अनुवादन की क्रिया निम्नलिखित में से किस जगह होती है? अनुवादन यानी कि ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में क्या होता है, तो ट्रांसलेशन में एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है और ट्रांसलेशन की प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में होता है। इसको हम विस्तार से समझते हैं। मान लीजिए कि ये सेल है और सेल के ये केंद्रक है और इसी केंद्रक में डीएनए पाया जाता है। तो डीएनए से सबसे पहले बनता है एमआरएनए। इस घटना को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। तो डीएनए से एमआरएनए बनेगा, फिर एमआरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। इस प्रक्रिया को ट्रांसलेशन यानी कि अनुवादन कहा जाता है। देखिए डीएनए केंद्रक में है तो केंद्रक से ही एमआरएनए, केंद्रक में ही एमआरएनए बनेगा डीएनए से, यानी ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया डीएनए के केंद्रक में होगा। और एमआरएनए केंद्रक में बनकर कोशिका द्रव्य में यानी कि इस वाले एरिया में चला आता है और इसी वाले एरिया में एमिनो अम्ल को जोड़कर प्रोटीन बनाता है और ये वाला एरिया कोशिका द्रव्य कहलाता है। तो ट्रांसलेशन की प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में होता है, जबकि ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया केंद्रक में हो जाएगा, कैसे कि डीएनए केंद्रक में ही होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 36। यूकैरियोट्स में डीएनए पैकेजिंग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो जो डीएनए पैकेजिंग का गठन होता है वो न्यूक्लियोसोम के द्वारा किया जाता है। डीएनए पैकेजिंग का मतलब क्या होता है? तो डीएनए के जो बड़े धागा होता है उसको छोटे रूप में केंद्रक के अंदर पैक करना डीएनए पैकेजिंग कहलाता है और ये केंद्रक के अंदर न्यूक्लियोसोम के माध्यम से पैक रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। डीएनए में नाइट्रोजनी क्षार एक साथ किस बंधन से जुड़े रहते हैं? तो जो डीएनए में नाइट्रोजन के क्षार होते हैं वो उनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और ये हाइड्रोजन बॉन्ड 2 प्रकार के होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट होता है, जबकि गुआनिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट होता है। और ये फॉस्फोडाइएस्टर बंधन किसको जोड़ता है? तो 2 न्यूक्लियोटाइड को फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जोड़ेगा, 2 एमिनो अम्ल को पेप्टाइड बॉन्ड जोड़ता है और पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन क्षार को ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जोड़ता है। आगे बढ़ते हैं। टीबी का रोगजनक कौन है? टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस। तो टीबी माइकोबैक्टीरियम नामक जीवाणु से प्राप्त होता है। विकल्प डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। से साल्मोनेला टाइफी जीवाणु से टाइफाइड नामक बीमारी होता है। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नाम के जीवाणु से निमोनिया रोग होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रतिरक्षा प्रणाली की बी कोशिका यानी बी सेल तथा टी कोशिका यानी कि टी सेल का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो बी सेल और टी सेल इन दोनों का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, यानी बोन मैरो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और बी सेल अस्थि मज्जा में ही परिपक्व हो जाता है, जबकि टी सेल थाइमस में परिपक्व होता है और ये दोनों प्रतिरक्षा तंत्र का महत्वपूर्ण कोशिका है। आगे बढ़ते हैं। अफीम किस पौधे से प्राप्त होता है? तो अफीम एक नशीला पदार्थ है, इसे पेपावर सोमनीफेरम नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ से आपको कोकीन के बारे में याद रखना है। कोकीन इरिथ्रोजाइलम कोका नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। कोकीन भी एक प्रकार का नशीला पौधा है। आगे बढ़ते हैं। एलिसा के प्रयोग निम्नलिखित में से किस बीमारी का पता लगाने में किया जाता है? तो एलिसा का जो जांच होता है वो एड्स को पुष्टि करता है। विकल्प डी बिल्कुल सही हो जाएगा। टाइफाइड के जांच को विडाल टेस्ट कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं।
शोर प्रदूषण किससे मापा जाता है? यानी कि जो साउंड पॉल्यूशन होता है उसको कैसे मेजरमेंट करते हैं? तो साउंड पॉल्यूशन डेसिबल के द्वारा मापा जाता है, इसको डीबी कहा जाता है। साधारण हम लोग बातचीत करते हैं उसमें ध्वनि की तीव्रता 20 से 30 डेसिबल होता है, जबकि मनुष्य अधिकतम 80 से 90 डेसिबल वाले साउंड को सह सकता है और 100 डेसिबल से अधिक जो तीव्रता वाला ध्वनि होता है उसको डब्ल्यूएचओ साउंड पॉल्यूशन के कैटेगरी में रखता है। आगे बढ़ते हैं। मुख्य वायु प्रदूषक जो ओजोन अवक्षय करता है निम्नलिखित में से कौन है? तो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाला गैस इसमें से कौन है? सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसे फ्रियोन भी कहा जाता है। और CO2 ग्रीन हाउस गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। प्रोम्फ्रेट क्या है? तो प्रोम्फ्रेट समुद्री मछली है। विकल्प सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रानीखेत निम्नलिखित में से किस बीमारी रानीखेत निम्नलिखित में से किसकी बीमारी है? तो रानीखेत मुर्गियों में होने वाला बीमारी है और मुर्गियों का पालन पोषण करना पोल्ट्री कल्चर कहलाता है, जबकि मधुमक्खियों का पालन पोषण करना एपी कल्चर कहलाता है। मछलियों का पालन पोषण करना फिशी कल्चर और रेशम कीड़ों का उत्पादन करना इसे सेरी कल्चर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 46 की तरफ। दूध की उपज मात्रा बढ़ाने के लिए गाय को क्या दिया जाता है? तो दूध का उत्पादन प्रोलैक्टिन हार्मोन के द्वारा होता है, तो गाय को प्रोलैक्टिन हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है जिसके बदले में गाय अधिक से अधिक दूध का उत्पादन करती है। और गाय के स्तन ग्रंथि से दूध निकालने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हिम परिरक्षण यानी क्रायो प्रिजर्वेशन किसके लिए उपयोगी है? तो पहले क्रायो प्रिजर्वेशन को समझ लेते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन वह माध्यम है जिसमें स्पर्म, ओवम और भ्रूण को या किसी भी लिविंग सेल को सुरक्षित वातावरण में रखा जाता है, उसी को क्रायो प्रिजर्वेशन कहा जाता है। तो नवजात भ्रूण के लिए भी क्रायो प्रिजर्वेशन हो सकता है, जीवित सेल को सुरक्षित रख सकते हैं। जो वीर्य यानी कि सीमेन होता है उसका भी संरक्षण क्रायो प्रिजर्वेशन में हो सकता है। विकल्प डी इनमें से सभी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 48 की तरफ। ग्राफियन पुटक किस हार्मोन द्वारा अनुरक्षित होता है? यानी ग्राफियन फॉलिकल को कौन सा हार्मोन मेंटेन रखता है? तो एफएसएच हार्मोन की सहायता से ग्राफियन फॉलिकल को मेंटेन करके रखा जाता है। एफएसएच यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और एलएच हार्मोन मासिक चक्र के 14वें दिन इस ग्राफियन फॉलिकल को तोड़ देता है और ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte को बाहर निकलवाने में हेल्प करता है। इस प्रक्रिया को अंडोत्सर्जन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 49 की तरफ। ओकाजाकी टुकड़े क्या है? ओकाजाकी टुकड़े क्या हैं? तो डीएनए के जो छोटे-छोटे टुकड़े होते हैं उन्हें ओकाजाकी खंड कहते हैं और इसका जो डायरेक्शन होता है 3 डैश से 5 डैश होता है और असतत रूप में ये खंड बनते हैं और इन खंडों को आपस में जोड़ने के लिए लाइगेज एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 50 की तरफ। उच्च बीओडी क्या इंगित करता है? तो उच्च बीओडी अधिक प्रदूषित जल को सूचित करता है। जितनी ज़्यादा जल प्रदूषित होता है उतना ज़्यादा बैक्टीरिया के द्वारा बीओडी का डिमांड किया जाता है। बीओडी यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। जब बीओडी की मांग जीवाणुओं के द्वारा बंद हो जाता है तो माना जाता है कि जल बिल्कुल शुद्ध हो चुका है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 51 की तरफ। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि को कौन सा प्रभाव कहा जाता है? तो जब वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है तो इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी कि हरित ग्रह प्रभाव कहा जाता है। विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 52 की तरफ। सबसे खराब जल धारण क्षमता वाली कौन सी मिट्टी है? तो इनमें से जो बलुई मिट्टी होती है वह सबसे कम जल को ग्रहण करता है क्योंकि इसके पोर ओपन होते हैं और जो जल होता है आसानी से नीचे की तरफ गिर जाता है। अन्य पौधों की छाया में उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? तो जो पौधे अन्य पौधों की छाया में उगते हैं उसे छाया प्रिय पादप कहा जाता है। बहुत ही आसान प्रश्न है। रसीले पौधे क्या प्रदर्शित करते हैं? तो जो रसीले पौधे होते हैं वह सीएम प्रकाश संश्लेषण को प्रदर्शित करते हैं। गणना के चेकर बोर्ड को किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ये पुनेट नाम के वैज्ञानिक था, उसी के द्वारा विकसित किया गया था। संकरण तथा अप्रभावी अभिभावक के बीच क्रॉस क्या कहलाता है? तो जो F1 जनरेशन के संतति होते हैं और अप्रभावी जनक होते हैं, इनके बीच जो हम क्रॉस कराते हैं उसको टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। परीक्षार्थी क्रॉस संकरण सही हो जाएगा। विकल्प सी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन भारत में अधिकतम आनुवंशिक विविधता दिखाता है? तो भारत में सबसे ज्यादा आनुवंशिक विविधता आम का है और उसके बाद दूसरे नंबर पर चावल आता है। निम्नलिखित में से कौन लुप्त प्राय नहीं है यानी कौन इंडेंजर्ड नहीं है? तो विशालकाय पांडा इंडेंजर्ड है, बाल्ड ईगल ये भी है, पोडोफाइलम ये भी है, मार्गोसा इंडेंजर्ड कैटेगरी में नहीं है। विकल्प डी बिल्कुल सही हो जाएगा। डीएनए अंगुली छापी का आधार क्या है? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या होता है? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में सभी का जो डीएनए होता है कुछ खंडों में सभी का डीएनए एक दूसरे से अलग-अलग होता है और उसमें नाइट्रोजन क्षारकों का जो अनुक्रम होता है एक दूसरे से यूनिक होता है। इसी यूनिक क्षारकों का पहचान करना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहा जाता है। तो इसका आधार है अनुक्रमों में बहुरूपता। सभी के अनुक्रम अलग-अलग होते हैं।
अनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त टीआई प्लाज्मिड निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है? तो ये जो टीआई प्लाज्मिड है, ये एग्रोबैक्टीरियम टीमीफेसिएंस नाम के जीवाणु के द्वारा प्राप्त होता है। विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये प्लाज्मिड जो डीएनए है, केवल और केवल जीवाणु में ही पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। एक जीवाश्म क्या है? तो जीवाश्म का अर्थ होता है जो भी कोई एनिमल मर चुके होते हैं, उसके जो अवशेष बचा होता है, उसी को जीवाश्म कहा जाता है। तो अतीत का मृत पशु जीवाश्म का उदाहरण है। आरएनए हस्तक्षेप किसके लिए उपयोगी है? आरएनए हस्तक्षेप यानी कि आरएनए इंटरफेरेंस। तो आरएनए इंटरफेरेंस का उपयोग सूक्ष्म प्रजनन में किया जाता है। विकल्प डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आनुवंशिक अभियांत्रिकी में किसको काटने के लिए प्रतिबंधन एंजाइम का उपयोग किया जाता है? तो प्रतिबंधन एंजाइम एक विशेष प्रकार का एंजाइम होता है जो डीएनए को काटकर छोटे-छोटे टुकड़ों में बदल देता है। विकल्प बी बिल्कुल सही हो जाएगा। डीएनए के टुकड़ों को काटने के लिए प्रतिबंधन एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है। इको-आर1 एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। इसे ई. कोलाई नाम के जीवाणु द्वारा प्राप्त किया जाता है और इसका पैलिंड्रोम सीक्वेंस GAATTC होता है, जो डीएनए को गुआनिन और एडेनिन के बीच से काट करके अलग कर देता है। ट्रांसजेनिक हीरोडीन निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जाता है? तो ट्रांसजेनिक हीरोडीन इनमें से ब्रासिका नैप्स के द्वारा प्राप्त किया जाता है। ह्यूगो डी ब्रीज ने प्रस्तावित किया था। तो ह्यूगो डी ब्रीज ने उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत दिया था। विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और ह्यूगो डी ब्रीज ने इवनिंग प्राइम रोज नामक पौधे पर उत्परिवर्तन का कॉन्सेप्ट दिया था। इवनिंग प्राइम रोज का वैज्ञानिक नाम ओइनोथेरा लैमार्कियाना होता है। उत्परिवर्तनवाद में होता क्या है? तो डीएनए में जो नाइट्रोजन क्षार का सीक्वेंस होता है, यदि उस सीक्वेंस में कुछ बदलाव हो जाए तो डीएनए में अचानक से परिवर्तन होने लगेगा। इसी को उत्परिवर्तन कहा जाता है। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। प्रभाविता और पृथक्करण का नियम ये दोनों मेंडल के द्वारा दिया गया था। एक प्राकृतिक कीटनाशक जो पौधे से प्राप्त किया जाता है। तो इनमें से सभी जो है वो कीटनाशक हैं जो नेचुरली पौधे से प्राप्त किए जाते हैं। जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा एंजाइम आवश्यक है? तो नाइट्रोजन को फिक्सिंग करने के लिए नाइट्रोजिनेज एंजाइम की आवश्यकता होता है और यह नाइट्रोजिनेज एंजाइम नीफ नामक जीन के द्वारा बनाया जाता है और यह नीफ जीन राइजोबियम जीवाणु के अंदर पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जलीय फर्न एक उत्कृष्ट जैव उर्वरक है? यानी एक्सीलेंट बायो फर्टिलाइजर कौन है? तो एजोला एनाबीना के साथ सहजीवी संबंध बनाकर मिट्टी को उर्वरक क्षमता को बढ़ाने में सक्रिय होता है। मानव के पूर्वज जिन्होंने गुफाओं में चित्रकारी की थी वे थे। तो मानव के जो पूर्वज हैं, दो पूर्वज हैं ऐसे हैं जो गुफाओं में चित्रकारी किया करते थे, क्रो-मैग्नॉन मानव और निएंडरथल मानव। ज्यादा बेहतर चित्रकारी निएंडरथल मानव ही किया करते थे, इसलिए विकल्प सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले और अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 70। रक्त कोलेस्ट्रॉल कम करने वाले स्टैटिन निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जाता है? तो जो स्टैटिन है ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है और यह मोनास्कस परप्यूरिया नामक कवक के द्वारा प्राप्त किया जाता है। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो के साथ।